हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम सभी लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 5 के पेपर नंबर 1 जो कि 28 तारीख को शेड्यूल्ड है। और अब की बार पेपर के पैटर्न में थोड़े से बदलाव हुए हैं और ये बदलाव आप अब तक दिए हुए पेपर से जान भी गए होंगे कि पहले आपके 10 क्वेश्चंस में 5 आपको करने होते थे, लेकिन अब क्वेश्चंस दो पार्ट्स में बटे हुए होंगे। पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको एक करना होगा और बाकी के पार्ट में से फिर आपको ये 8 क्वेश्चन हैं जिनमें से टोटल 3 करने होंगे। ये सब हमने देख लिया होगा और जो समय है वो 3 घंटे की बजाय अब सिर्फ 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए सीधे आते हैं अपने पहले हम अपने सिलेबस को देख लेते हैं, फिर आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहती है पेपर में। तो अब अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं और साथ में उनको सॉल्व भी कर लें, कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कभी कभी जिनको सॉल्व करने में बस हमें थोड़ी से ट्रिक या थोड़े से फार्मूलों की जरूरत पड़ती है, तो आसानी से स्कोर गेन किया जा सकता है। देखो, जिसने पेपर पढ़ रखा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ रखा है तो मल्टीवेरिएट का पेपर एक ऐसा पेपर है जो पुराना बेस लेकर चलता है और इस वजह से इसको कम समय में तैयार कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम 4-5 क्वेश्चन पे फोकस करें और वो तैयार करके जाएं आसानी से जो हो जा रहे हो तो हम पेपर में अच्छा कर सकते हैं। जो आपकी यूनिट 1 है इसमें आपको मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और इसके कुछ प्रूफ, जैसे कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन, रैंडम वेरिएबल के लीनियर कॉम्बिनेशंस के एमजीएफ को निकालें या फिर हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करें। तो आप सबने मल्टीवेरिएट की जो इनिशियल वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है उसे देखा होगा, तो ये तो समझ गए होंगे कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते क्या हैं। जब रैंडम वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाते हैं और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं तो हम उसे मल्टीवेरिएट नॉर्मल कहते हैं। फिर इनके मार्जिनल कंडीशनल। अब मार्जिनल कंडीशनल में भी एक लोग का कमेंट आया था कि हम इनको आसानी से एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मल्टीवेरिएट के मूवमेंट जेनरेटिंग फंक्शन की बात करें तो सिर्फ हम पीडीएफ यानी मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन याद करते हुए आसानी से मूवमेंट जेनरेटिंग फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि एमजीएफ की कैलकुलेशन के साथ साथ जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है इसको भी सेम मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार किया तो इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो एमएलयू होता है ये एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी एक तरीके से है कि एस्टिमेटर को कैसे कैलकुलेट किया जाए कि वो सफिशिएंट भी रहे, अनबायस्ड भी रहे, कंसिस्टेंट भी रहे। और एमएलयू के थ्रू कैलकुलेट किए हुए एस्टिमेटर्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है जो ज़्यादा फेमस है। तो अगर हम एमएलयू वाला पोर्शन तैयार कर लेते हैं तो इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। आगे और भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीवेरिएट। तो देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन की जब बात आती है तो ऐसे सवालों को हम दो तरीकों से करते हैं। जो पहला तरीका है वो ये है कि हम फुल मेथड से यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड लगाते हुए इनको सॉल्व करें। और जो दूसरा मेथड है वो ये है कि अगर हमें एमजीएफ पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो एमजीएफ का यूज करते हुए भी हम लीनियर कॉम्बिनेशंस के डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड में आपको कम से कम 5 पेज भरने हैं और दूसरे मेथड में जो एमजीएफ वाला है उसमें आपका क्वेश्चन 2 पेज में सिमट जाएगा और दोनों तरीके सही होते हैं तो नंबर कटने की संभावना इसमें नहीं रहती है। अभी हम आपको एग्जाम्पल देकर दिखाएंगे। लेकिन अब आपने पढ़ रखा है तो ज़्यादा समझ में आएगा, कम पढ़ रखा है तो थोड़ा सा एफर्ट करना है आपको। और अगर कहीं कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो फिर आप उसके लिए बोल सकते हैं। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे आते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन फॉर्म कैसे हो रहा है और कितना हमें उसमें लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को देखेंगे जो मल्टीवेरिएट से जुड़े हुए हैं। पहले पेपर जब यूनिट वाइज डिवाइड था तो ये यूनिट 1 में रहता था। तो हम यूनिट 1 का क्वेश्चन देखते हैं पहले। ये 2009 का पेपर है।
चलिए इसकी कंपल्सरी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। 10 कंपल्सरी पहले क्वेश्चंस आते थे। आते हैं सेक्शन ए में। तो सेक्शन में आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, डिफाइन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्टेन इट्स मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। पूरा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ आपको डिफाइन करना है कि मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस होते क्या हैं और कैसे हम इनकी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को कैलकुलेट करें। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका ये क्वेश्चन कंप्लीटली तैयार है? हाँ, आप कमेंट कर सकते हैं अपना माइक ऑन करके। चलो आप लिख के कमेंट करोगे ना तो मुझे फिर बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी। तो अच्छा है कि आप बोलो। और अगर आपको ज़्यादा लोगों को ये क्वेश्चन तैयार नहीं तो मैं इसको करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है? तो आपने क्या कमेंट किए मैं पहले देख लेता हूँ। चलिए आप लोगों ने क्या रेज हैंड किया है? आप में से कोई बोल के बता दे। हाँ दिव्या बेटा क्या बोलना चाह रहा है, बोलो। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर्ड है। अच्छा, बाकी बच्चे जो जुड़े हुए हैं, ऋषभ, सुमित, छवि, गौरी, आप लोग यस सर, यस सर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाते हुए रेडी कर लीजिएगा। और दूसरी चीज जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का क्वेश्चन है वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, यानी कि आप में से दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर वो सेम रहेगा, बस केवल कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन अलग हो जाती है, तो वो हमें अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे अभी के लिए। आप यूनिट 1 में एक क्वेश्चन तो एमएलई से तैयार कर लेना, जो मैक्स ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि ज़्यादा बताने में फिर यही होगा ना कि फिर पूरा पेपर ही पढ़ लेते हैं हम लोग, तो फिर उसके लिए तो हम नहीं इकट्ठा हुए हैं। तो आप एक क्वेश्चन एमएलई का तैयार कर लेना। अब एमएलई का क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ आपको। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि रैंडम वेक्टर एक्स है, ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पी कंपोनेंट, यानी इसमें पी रैंडम वेरिएबल्स हैं, विद मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्शन मैट्रिक्स सिग्मा। अब आपसे एमएलई कैसे पूछा जाएगा? एमएलई इस तरीके से पूछा जाएगा कि अगर हम इस पॉपुलेशन से एक एन साइज का सैंपल लें, एन साइज का सैंपल लेने के साथ हम देखेंगे कि रैंडम वेक्टर एक्स का हमने सैंपल मीन बना लिया है, तो आपसे पूछा ये जाएगा कि ये जो मीन है पॉपुलेशन मीन, इसका एमएलई आपको फाइंड आउट करना होगा और वो आता है सैंपल मीन। तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है ये आप देख कर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यूनिट 1 का आप तैयार करिए वो एमएलई का तैयार कर लीजिए। एमएलई में एक तो मीन वेक्टर म्यू का है और दूसरा सिग्मा का है, दोनों के एमएलई कभी कभी केसेस बन के आ जाते हैं। केस 1 में कह देते हैं कि फाइंड आउट द एमएलई ऑफ मीन वेक्टर म्यू व्हेन सिग्मा इज नोन, या फिर इसका रिवर्स हो जाएगा कि सिग्मा का एमएलई फाइंड आउट करो जब म्यू नोन हो, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द एमएलई ऑफ बोथ द एस्टिमेटर्स म्यू एंड सिग्मा, क्योंकि जब दोनों नोन होते तो हमें दोनों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो एमएलई का क्वेश्चन एक यूनिट 1 से और दूसरा क्वेश्चन एमजीएफ और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, बस इतना करके जाइए। बाकी इस पेपर की इस यूनिट में अगर हम क्वेश्चंस पे जाना शुरू करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए आपको। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन सबको याद है इसका? कोई मुझे बता सकता है एमजीएफ क्या होता है इसका? आपको याद है? ये एमजीएफ का होता है ना, e टू द पावर म्यू वेक्टर प्राइम टी वेक्टर प्लस 1/2 है ना। अब इस एमजीएफ में ये किसका एमजीएफ एक्स का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू सी एक्स वेक्टर, यानी अब की बार रैंडम वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, जो पहले सिर्फ x था उसमें एक नया रैंडम वेरिएबल आ गया, सॉरी नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया c, और अब हमें इस पूरे cx जिसको हमने y इक्वल कर रखा है इसका एमजीएफ फाइंड आउट करने को बोल दिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप अगर इस y का एमजीएफ निकाल सकते हो तो आप इससे कंपेयर करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बता सकते हो। तो इसका जो आंसर है वो बहुत ही छोटा होता है। आप में से कितने लोगों को पता है कि ये किससे किया जा सकता है? कौन कौन है बता सकता है? हाँ, एनीवन ऑफ यू? अच्छा, अगर हमें ये क्वेश्चन आता है यूनिट 1 में तो इसको कैसे करने का क्या तरीका है इसको करने का? किसी ने देखा था इसको? सर ये थ्योरम है ना?
थ्योरम है। थ्योरम लेकिन अगर आप करेंगे तो थ्योरम को करने के लिए आपको जैकोबियन मेथड लगाना पड़ेगा, जैकोबियन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर फॉर्मूले में पुट करेंगे, तब जाके सर तो आपका डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन लेके फिर y की जगह पे रिप्लेस कर देंगे सी एक्स को। तो नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, एमजीएफ लेकर, ठीक है। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये आता है ना सबको, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को लेकर कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बोल सकते हैं। तो एमजीएफ वाले मेथड से इसको तैयार करना, बस यूनिट 1 में इससे ज़्यादा फिर तैयार करने का मतलब है कि कम समय में इतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड यूनिट की तरफ स्विच करते हैं। आप में से किसी का मन अगर कुछ पूछने या बोलने का है तो वो बेहिचक बोल सकता है। चलिए देखते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो है वो जुड़ी हुई है जनरल लिनियर मॉडल से। इस यूनिट 2 में हम लोग एक मॉडल पढ़ते हैं और उस मॉडल में आए हुए कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में पढ़ी थी रिग्रेशन एनालिसिस। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोग y = a + bx एक इक्वेशन लेते हैं और इसमें प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर से a और b को निकाल कर इसमें पुट करते थे, जिसको हम कहते थे बेस्ट फिट लाइन। लीनियर रिग्रेशन मॉडल इसी का एक तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड वर्जन ये है कि इसमें सब कुछ मल्टीवेरिएट में चलेगा, वेक्टर वाई हो जाएगा। तो y वेक्टर = हम एक मॉडल सपोज कर लेते हैं यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा एक्स वेक्टर टाइप, जहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें निकालनी होती है, ठीक है। तो इसका जो बीटा वेक्टर का एस्टीमेट निकल के आता है वो क्या आता है, किसी को याद है? एक्स प्राइम एक्स इनवर्स एक्स प्राइम वाई वेक्टर। एनीवन ऑफ यू? ये एस्टीमेट निकालना सबको आता है? देखो जनरल लिनियर मॉडल का एक क्वेश्चन इससे बनता है। जनरल लिनियर मॉडल के टोटल 2 क्वेश्चन हैं जिनकी पॉसिबिलिटी होती है आने की। पहला तो ये होता है कि मॉडल में आए हुए कांस्टेंट्स का एस्टीमेट निकालना। अब इसको निकालने के दो तरीके हैं, एक तो मैक्स मेथड ऑफ लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है, उससे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, या फिर OLSE यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। इसका नाम है फुल फॉर्म इसका ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। यानी जो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम यूज करते थे वही मल्टीवेरिएट में क्या कहलाता है, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एरर के सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं और मिनिमाइज करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम का प्रिंसिपल अपनाते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और डिफरेंशिएशन के बाद में एस्टिमेटर इसका मिल जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो इस यूनिट से बनता है वो बनता है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस इन द सेंस कि मान लो हमने बीटा वेक्टर को एस्टिमेट कर दिया, बीटा वेक्टर कैप, ये एस्टिमेटर हमारे पास आ गया। अब इसकी जांच करनी है, इसको चेक करना है कि जो इसकी वैल्यू आई है वो सही है या नहीं। तो हम H0 में एक हाइपोथेसिस लेते हैं। हाइपोथेसिस क्या लेते हैं, r बीटा वेक्टर = r। ये एक ऐसी हाइपोथेसिस होती है जो बीटा वेक्टर में आए हुए पैरामीटर की हर वैल्यू के लिए ट्रू होती है। जैसे बीटा वेक्टर में हमारे पास वैल्यू आ गई 1 0 0 इस तरीके से। तो अब ये वैल्यू अगर हम H0 में लिखना चाहें तो r बीटा = r के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है। या फिर यहाँ पर सपोज कर लें अल्फा 1 आ गया, यहाँ पर अल्फा 2 है, अल्फा 3 है। तो r वाली मैट्रिक्स में हम तीन वैल्यू 1 1 1 लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 और इस तरफ लिख देते हैं 0। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये चेंज होता रहता है, जैसे कॉन्स्टेंट हमारे पास होते हैं। सपोज दैट आपको टेस्टिंग करने के लिए आ गया कि बीटा 1 - 2 बीटा 2 = 0। H0 में ये चेक करने में आपको आ गया। तो H0 में अगर इसकी टेस्टिंग आपको करनी है तो भी कुछ और नहीं करना है, यही करना है। हम इसको r बीटा = r में कैसे सेट करेंगे हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले चीज तो हमने अपनी हाइपोथेसिस में देखा हमारे पास पैरामीटर कितने हैं, बीटा 1 एंड बीटा 2। अब हम एक कैपिटल R मैट्रिक्स ऐसी बनाएंगे जिससे ये हमें मिले। तो बीटा 1 का कोफिशिएंट -1 है और इसका -2 है और इक्वल टू में क्या लिखना है 0। अब आप इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। अब ये वाली मैट्रिक्स क्या बन गई, कैपिटल R। ये क्या बन गया, बीटा वेक्टर, और ये बन गया स्मॉल r जो 0 के इक्वल है। तो r बीटा = r कंटेन्स ऑल द सिचुएशंस, जो भी हमारे पैरामीटर से जुड़ी हुई सिचुएशंस हैं वो सारी कंटेन करता है।
तो यूनिट 2 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आप तैयार कर सकते हैं टेस्टिंग का, एच नॉट आर बीटा वेक्टर इक्वल टू आर। अब आप में से कितने लोगों के पास इसका सॉल्यूशन है बताइए। देखिए ये क्वेश्चन कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सेक्शन सी में दिखा आपको, हाउ विल यू टेस्ट एच नॉट आर बीटा इक्वल टू आर इन जनरल लीनियर मॉडल y वेक्टर इक्वल्स टू x बीटा वेक्टर प्लस y वेक्टर। ये थोड़ा सा यहाँ पर एक मिसप्रिंट है, मैं उसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। आप लोग जब इसको पढ़ते हो तो इस तरीके से पढ़ते हो। यहाँ पर जो y वेक्टर है ये y नहीं, एक्चुअली ये u वेक्टर है। तो या इसको हम ऐसे लिखते हैं, y वेक्टर इक्वल्स टू x बीटा वेक्टर प्लस या तो e लिखते हैं या फिर इसकी जगह पे u लिखते हैं। ये यहाँ पर y प्रिंट होके आ गया। तो एग्जाम में कभी कुछ ऐसा आया तो इसको करेक्ट कर लेना अपने हिसाब से। और टेस्टिंग में क्या पूछा गया, आर बीटा इक्वल टू आर। कोई भी सिचुएशन आपको बनाकर नहीं दी गई, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टेस्टिंग एक्सप्लेन करनी है। तो सबको ये क्वेश्चन क्लियर है? हाँ या ना जवाब दीजिए जल्दी से ताकि हम आगे बढ़े। यस सर। तो आपको इस सेक्शन में सिर्फ दो क्वेश्चंस पे फोकस करना है। पहला सेक्शन क्या है कि बीटा वेक्टर कैप का एस्टिमेटर कैसे आता है, और दूसरा सेक्शन है कि हम इसकी टेस्टिंग कैसे करें। तो अब तक हमने टोटल आपको 4 क्वेश्चंस बताए। सबसे पहला क्या है, एमएलई किसका, म्यू और सिग्मा का। इसमें मैंने आपको एक दूसरा भी बताया था सेक्शन 1 में। इसमें क्या करना है, बीटा वेक्टर कैप यानी ये कैसे एस्टिमेट होता है, और फोर्थ में है आर बीटा इक्वल टू आर की हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट था वो था एमजीएफएल कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपने सिलेबस को देखते हैं। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन 3 दिन में आसानी से तैयार हो जाना चाहिए। इस बीच अगर किसी को तैयार करने में कोई दिक्कत आती है तो वो अपनी समस्या मुझे बताएगा। ठीक है सर, यूनिट 2 से एक और डाउट है। यूनिट 2 में एक डेरिवेशन है, कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन यूजिंग द मॉडल एंड डेविएशन फॉर्म आर स्क्वायर का है। हाँ बेटा, लेकिन क्या है ना कि अब कम समय में सारे तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमने जो आपको 2 बताए हैं उनमें से एक तो कंफर्म मिलेगा ही मिलेगा। आपके हिसाब से तो इसको स्किप कर देना सर, ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है, 3 कंसेप्ट। इसकी फी कर दो, है ना, क्योंकि आपको ऑप्शन पक्का मिलेगा। अगर आपने इतना तैयार किया यूनिट 2 से तो 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। एक तो देखो इसमें है ना लीनियर रिग्रेशन मॉडल फुल रैंक लीस्ट स्क्वायर थ्योरी ये वाला, और फिर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स है। तो एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर में 2 ही लगते हैं, एक तो एमएलई लगता है और एक तो ये ओएलएससी लगता है। तो ये दोनों आसान है। एमएलई में क्या होता है, आपको एमएलई का कॉन्सेप्ट पता होगा कि सबसे पहले लाइक्लीहुड निकालते हैं, फिर इसका लॉग लेते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन यहाँ क्या है। ओएलएससी में क्या होता है, ओएलएससी में हम एरर निकालते हैं, यू वेक्टर कैप निकालते हैं। तो एरर का सम ऑफ स्क्वायर करते हैं। तो यू वेक्टर कैप यू वेक्टर प्राइम, ये एरर का सम ऑफ स्क्वायर होता है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, याद होगा अगर आपको तो ऐसे है ना। हाँ सर, ये वाला इजी है। तो ये वाला इजी, लेकिन एमएलई से अगर पूछ लिया तो क्या करोगे। तो एमएलई वाला भी देख लेना, क्योंकि एमएलई में भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है। बस एमएलई में एक चीज आ जाती है कि लाइक्लीहुड निकलता है, उसका लॉग लेते हैं फिर डिफरेंशिएट करते हैं, और यहाँ भी डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। तो दोनों मेथड एक दूसरे से बहुत अलग नहीं है। अगर हम मैथमेटिकल पोर्शन की बात करें, वैसे तो मेथड्स अलग हैं, लेकिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है दोनों की लगभग एक जैसी है। ठीक है, तो देख के जाओगे तो दोनों ही तैयार रहेंगे। ओके, ठीक है। तो बीटा वेक्टर कैप कैसे निकल रहा है, और दूसरी चीज कि कैसे हम टेस्टिंग करेंगे आर बीटा इक्वल टू आर। आर बीटा इक्वल टू आर तैयार करके जाना 100% मिलेगा, संभावना पूरी है इसकी मिलने की, है ना। ठीक है, अब और कोई डाउट यूनिट 2 से? नहीं सर। चलो हम लोग यूनिट 3 की तरफ चलते हैं। यूनिट 3 में ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आप चाहे इस ग्रेजुएशन के बाद आईसीएस की तैयारी करो, आरबीआईडी की तैयारी करो, तो और ये आसान भी है। हमने कल रात में एक ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वीडियो अपलोड कर दी थी जो इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में क्या क्या हम शायद है, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी, बट उसमें क्या क्या है, मैक्सिमम ऑर्डर डाला था मैंने और मिनिमम का प्रूफ शायद दे दिया है।
कि कैसे मिनिमम और मैक्सिमम के डिस्ट्रीब्यूशंस को कैलकुलेट किया जाता है। इसमें जो दूसरा बनता है वो है ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ith jth कह लो या rth sh कह लो, ठीक। अच्छा हाँ, एक और, तो मिनिमम वाले के लिए हम क्या तैयार करेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकलता है y का, y1 का, मैक्सिमम के लिए क्या yn का कैसे निकलता है। और एक ये है कि अगर हमारे पास x1 x2 डॉट डॉट xn रैंडम वेरिएबल्स हो, बीच में कोई स्टैटिस्टिक्स हो r, अब इसको ऑर्डर में करेंगे तो ऐसे लिख लेंगे। तो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ कैसे निकलता है ये आपको देखना है। मिनिमम मैक्सिमम तो ऐसे हैं जिनको स्टैटिस्टिक्स थोड़ी बहुत भी आती है, एक बार इसका प्रूफ देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। और इसके बाद आता है ith और jth का ज्वाइंट। तो ith jth में r और s भी आता है, तो प्रूफ करते समय इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। फिर रेंज मीडियन तो है तो बहुत सारा, लेकिन आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस तैयार करने हैं, तो इसमें आप आरएच का तैयार कर लेना, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम का आए ऐसी संभावना कम है, इसको देख कर जाना इजी है। पहला तो आरएच का तैयार कर लेना। आरएच क्वेश्चंस का जब आप डेरिवेशन तैयार करोगे तो इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम पेपर की तरफ स्विच करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ओके, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सप्लेन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ rth ऑर्डर, अभी मैंने बोला था rth का, एंड द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ rth एंड sh ऑर्डर। यानी इस पूरे क्वेश्चन में यही पूछा गया कि rth का पीडीएफ बताइए और rth और sh का अगर ज्वाइंट हमें निकालना हो तो इसका बी पार्ट जरा देखिए। बी पार्ट में क्या है, y1 y2 y3 y4, देयर आर 4 रैंडम वेरिएबल्स, और ये भी दिया हुआ है कि कौन किससे छोटा है, इट मींस ऑर्डर्ड में है। डिनोट द ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ऑफ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम द पॉपुलेशन विद प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिस। अब कैलकुलेट क्या करना, ऑब्टेन द प्रोबेबिलिटी y3 इज ग्रेटर देन 1/2, यानी आपको y3 1/2 से बड़ा है ये कैलकुलेट करना है। तो y3 इज द थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले आपको rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला याद होना चाहिए, जो भी ऊपर हम डिराइव करने के लिए कह रहे थे। जब डेरिवेशन हो जाता है तो हमें एक फार्मूला मिल जाता है। तो r की वैल्यू 3 और टोटल कितने वेरिएबल है 4, यानी स्मॉल n की वैल्यू अगर हम 4 पुट करेंगे तो हम आसानी से थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी हम क्या कैलकुलेट करेंगे, fy3, और जब ये fy3 आ गया तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि y3 इज ग्रेटर देन 1/2, ये कैलकुलेट करना है। तो जो रेंज होगी 0 से 1, वही जो x की रेंज है वही y3 की भी रहेगी, क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में केवल वेरिएबल का ऑर्डर हो जाता है, रेंज जो होल होती है वो वही रहती है। तो 1/2 से ग्रेटर मींस 1/2 से लेकर 1 तक इस पीडीएफ को पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करवाए भी गए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने नहीं किया या मिसिंग है तो मैं करवा देता हूँ, तो जल्दी से बताना है आपको, हाँ या ना। ये सर हो हाँ सर, जाएगा। आरिफ वाला करा दीजिए। करा दें। कौन बोला हो जाएगा? सर ये वाला जो क्वेश्चन है अभी जो आप ये बता रहे थे ये हो जाएगा, आरएथ वाला करवा दीजिए। आरएथ का डेरिवेशन करवा दें, क्या करवा दें ये बताओ। ये क्वेश्चन में करवा दूं या डेरिवेशन करवा दूं, या सर आरिफ का डेरिवेशन। डेरिवेशन। डेरिवेशन चलो ठीक है। तो आरएथ का डेरिवेशन अभी तक आप लोगों को समझ में नहीं आया, हम आरएथ का डेरिवेशन आपको अभी करवा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आरएथ के पहले आपको मिनिमम और मैक्सिमम के डेरिवेशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। किसी ने कुछ कमेंट किया है, मुझे नहीं पता क्या है, तो आप लोग बोल दीजिए, क्योंकि मेरे सामने वो स्क्रीन कमेंट वाली नहीं रहती है ना। चलिए ठीक है। तो आरएथ के डेरिवेशन के पहले आपको कुछ चीजें जाननी होंगी। देखिए मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ, प्रूफ के मुझे काफी टाइम होगा, लेकिन फिर भी आई होप कि प्रूफ आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और जो चीजें आपको याद रखनी है वो आप याद रखिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने एक सैंपल ले लिया x1 x2 डॉट डॉट xn, जो कि n साइज का है। अगला काम होता है कि हम इसको ऑर्डर में अरेंज करें। तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको हम डिनोट करते हैं दिस, यानी जो 1 होता है उसको हम पैरेंथेसिस में रखते हैं, ठीक है। सबको दिख रहा है कि थोड़ा मैं इसको डार्क कर लूं, चलिए ठीक है। और जो दूसरी है उसको हमने क्या लिखा x2 डॉट डॉट,
फिर एक आरएच आएगी और लास्ट में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हम एक्सएन एन पैरेंथेसिस में डिनोट करते हैं। फिर बाद में आगे चलकर हम इन्हीं को क्या कहते हैं, y1 y2 डॉट डॉट yr डॉट डॉट y, यानी हमने ब्रैकेट को हटाने के लिए एक नया फॉर्मूला इसके लिए बना लिया। और अब हम कह देते हैं कि ये सब क्या है, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और अगर ये ऑर्डर है तो इनमें ये रूल फॉलो होगा असेंडिंग ऑर्डर का। ठीक है, सबसे पहले मिनिमम ऑर्डर की बात करें तो मिनिमम ऑर्डर में y1 इक्वल्स टू x1, ये सभी को आता है, हाँ है ना? कैसे निकलता है ना, बताओ जल्दी से बोलो, मैं करवा दूंगा फटाफट से ना। चलो ठीक है, इसका जो आता है वो मैं बता देता हूँ। आप लोग पहले वाली वीडियो देख लेना जो मैंने कल अपलोड की, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सीडीएफ कैलकुलेट करते हैं। अब सीडीएफ का फार्मूला सभी को पता है, प्रोबेबिलिटी, जैसे हमें सीडीएफ कैलकुलेट करना है रैंडम वेरिएबल y का, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लो, x ले लो या y ले लो, उस पॉइंट तक कैलकुलेट करना है। तो डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी y इज लेस आर इक्वल टू x, ये सीडीएफ की डेफिनेशन होती है। फिर y है क्या, जिसका हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वो है मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। यहाँ हम ब्रैकेट नहीं लेगा, सॉरी y के साथ तो सिर्फ 1 आएगा। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, y1 लेस आर इक्वल टू x। अब y1 है क्या, y1 को अगर हम डिफाइन करें तो y1 इज नथिंग बट द मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn लेस आर इक्वल टू x, यानी y1 इन सैंपल में से जो सबसे छोटी वैल्यू हुई है। तो अभी हम जब थ्योरी के साथ डील करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन सी वैल्यू छोटी बनने वाली है, लेकिन हम यहाँ से एक ऐसा रूल निकालेंगे जो यूनिवर्सली ट्रू। तो हमने कहा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो x से छोटी है। मिनिमम की छोटी होने पर हम बाकी के लिए कोई रूल नहीं बना सकते, लेकिन अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को लिखें 1 माइनस, तो 1 माइनस करने पर होगा क्या, फिर मैं लिखूंगा इसको मिनिमम, यहाँ तक कोई चीज नहीं लेगा, x1 x2 डॉट डॉट xn। जब माइनस किया तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। सबको पता है ये रूल, तो सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी x अगर लेस देन x हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1 x ग्रेटर आर इक्वल टू x। क्लियर है ना? अब इसके बाद क्या लिखेंगे, 1 माइनस। अब यहाँ पे हम एक यूनिवर्सल रूल बना सकते हैं कि अगर 5 वैल्यूज हैं और उनमें से जो सबसे छोटी है वो x से बड़ी है, इट मींस ऑल द वैल्यूज आर ग्रेटर देन x। तो क्या लिखेंगे, x1 इज ग्रेटर देन x, फिर दूसरा x2 इज ग्रेटर देन x डॉट डॉट डॉट, लास्ट में xn इज ग्रेटर देन x। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब जब हम सैंपल लेते हैं तो ये सपोज कर चलते हैं कि हमारा सैंपल इंडिपेंडेंटली ड्रॉ हुआ है, और इंडिपेंडेंट के केस में सारे के सारे इंटरसेक्शन किसमें ब्रेक हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x1 इज ग्रेटर देन x, देन प्रोबेबिलिटी x2 इज आल्सो ग्रेटर देन x डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी xn इज ग्रेटर देन x। फिर से हम इसे रिवर्स करने वाले हैं, यानी हम सबको रिवर्स कर देंगे। पहले वाले को रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x1 इज लेस आर इक्वल टू x, ये पहला वाला। दूसरे वाले को रिवर्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x2 इज लेस आर इक्वल टू x, और फिर लास्ट वाला रिवर्स करेंगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी xn इज लेस आर इक्वल टू x। अब जितने लोग सीडीएफ का फार्मूला पढ़कर आए हैं वो सबको पता है कि लेस आर इक्वल टू x को हम सीडीएफ बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, f(x1x) पहला, दूसरा क्या बनेगा, 1 माइनस f(x2x), यानी रैंडम वेरिएबल x2 का सीडीएफ होगा किस पॉइंट पर, x पर, और लास्ट हो गया 1 माइनस f(xnx). अब रैंडम वेरिएबल के साथ एक बात और होती है, अगर सैंपल x1 x2 डॉट डॉट xn किसी एक ही डिस्ट्रीब्यूशन से लिया गया तो इनके सबके सीडीएफ कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो इसलिए हम इनको आइडेंटिकल मानते हुए ये मान लेते हैं कि इनका सबका सीडीएफ क्या है, कैपिटल F। और जैसे हम इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करते ही 1 माइनस ये सारे के सारे एक जैसे हो जाएंगे और पावर में क्या जाएगा, n। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया, f(y1x) यानी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सीडीएफ। और अब ये सीडीएफ है, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ। और पीडीएफ डिफरेंशिएशन से आएगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0,
जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे n 1 माइनस एफ एक्स होल पावर n और बाहर एक माइनस है। तो हमने इसको x का फंक्शन मानते हुए डिफरेंशिएट किया, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और माइनस एफ एक्स का लिखेंगे तो आएगा माइनस स्मॉल एफ एक्स। अच्छा, यहाँ पावर n माइनस 1 हो जाएगी, तो ये माइनस एफ एक्स और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। n 1 माइनस एफ एक्स होल पावर n माइनस 1 इंटू स्मॉल एफ एक्स। दिस इज द probability density function of first order statistics. Similarly, we can calculate the PDF of nth order statistics. nth में आपको बस इस मिनिमम की जगह पे क्या लिखना है, मैक्सिमम, और अब की बार आपको रूल को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। आप खुद ही देखिए कि अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम लिखते हैं तो मैक्सिमम अगर x से छोटा है इट मींस ऑल द वैल्यूज आर लेस और इक्वल टू x, और बस ऐसे ही करते हुए हम मैक्सिमम का भी PDF कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैक्सिमम का हम लिख लेते हैं एक बार, है ना। सपोज हमने मैक्सिमम का कैलकुलेट किया तो मैक्सिमम का जो आएगा CDF वो आएगा fx टू द पावर n, और जब हम इसका PDF कैलकुलेट करेंगे तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n fx टू द पावर n माइनस 1, और ये x का फंक्शन है, इसे हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। CDF का डिफरेंशिएशन क्या होता है, PDF। तो ये हो गया nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF और ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का CDF। अब हम आते हैं rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पे। मेरी कोशिश रहेगी कि एक ही बार में आप rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले को समझ जाओ, बस आपको बेसिक्स आना चाहिए, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा है? हिंदी मीडियम वालों के लिए अवकलन का प्रथम सिद्धांत, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। सपोज हमने f डैश x लिखा तो हम इसको कैसे लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और लिखते हैं इसको हम fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। आता है सब कोई, बताइए। Yes, sir. दिस इज नोन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटरमीडिएट की इंटीग्रेशन में आपने इसे पढ़ा होगा और आपको कुछ फॉर्मूले भी आएंगे जिनको आपने इससे प्रूफ करके देखा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो ये 2x होता है। कैसे, इसका प्रूफ यहीं से है। ओके, चलिए तो हम अपने प्रोबेबिलिटी पे वापस आते हैं, और हमें ये बात पता है कि अगर हम TDX करते हैं किसका, fx का, तो हमें क्या मिलता है, PDF। या फिर ऐसा कहें कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं fx इक्वल टू ddx ऑफ fx, और अब अगर इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर दें तो हम इसे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। एनी प्रॉब्लम? ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर से हम एक सैंपल सेलेक्ट करेंगे किसी भी पॉपुलेशन से n साइज का, और अब की बार बीच में हमने एक वैल्यू r ले ली है। अब अगला काम है कि हम इसको ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनाएं। तो जो सबसे छोटी वैल्यू है उसे हमने लिखा x1, उससे बड़ी वैल्यू x2 डॉट डॉट, दिस इज द rth वैल्यू, और nth। ठीक है, हमें अब की बार कैलकुलेट क्या करना है, rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF अगर हम यहाँ से लिखें fxr पॉइंट x ही रखते हैं क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस तक हमें CDF कैलकुलेट करना होता है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन x। अब हम अपनी इस इवेंट को मैटेरियलाइज करेंगे, यानी हम देखेंगे कि rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी इस रूल के थ्रू, या फिर अगर हम CDF वाले फॉर्मूले से इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, जो अभी ऊपर लिखा था किसी भी PDF को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी तो PDF है, लेकिन ये rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का है, तो हम इसे उस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट, सॉरी हम इसे पहले लिखेंगे ddx ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, फिर इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं क्लास को होल्ड करता हूँ एक सेकंड के लिए। ओके, अब फर्स्ट प्रिंसिपल से हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम एफ एक्स प्लस एच लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी द रैंडम वेरिएबल इज लेस और इक्वल टू एक्स प्लस एच। और अगर हम सिर्फ एफ एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है सीडीएफ में, प्रोबेबिलिटी एक्स इज लेस और इक्वल टू स्मॉल एक्स। यहाँ पर हो क्या रहा है, इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो अगर हम इसको ग्राफ से समझें तो एक वैल्यू एक्स है और ऑब्वियस सी बात है कि जो एक्स प्लस एच पॉइंट होगा वो इससे आगे होगा, क्योंकि जो एच होती है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तभी टेंडिंग टू जीरो की तरफ जा रही है। जब हम इस वाले एफ एक्स को देखेंगे तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट के नीचे, जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, लेस देन एक्स। और जब इस वाले को देखते हैं तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एफ एक्स प्लस एच। अब अगर हम इस एफ एक्स प्लस एच से इस एफ एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास ये पोर्शन बचता है। इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो बोल सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो अब हम इसको फिर से रीराइट करेंगे। कैसे रीराइट करके लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, probability of the random variable lies between x plus h to x, sorry x to x plus h, और डिवाइड में क्या रहेगा h। यानी ऊपर जो f x plus h माइनस f x था उसको हमने इस तरीके से लिखा। कैसे, इस ग्राफ से, क्योंकि जो पहला f x plus h है वो बताता है कि प्रोबेबिलिटी ये, और दूसरा बताता है कि प्रोबेबिलिटी दिस। और जब इस वाले से हम इस वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ये तो बच रही है, यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लाइज बिटवीन दीस टू पॉइंट्स x to x plus h। क्लियर एवरीबॉडी, क्लियर? यस सर। ठीक है, अब सिमिलरली ये हमने क्या लिखा था, सिंपल एफएक्स यानी पीडीएफ। अब हम आर के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। यानी अगर हम आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को लिखना चाहें तो आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को हम यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इज लेस देन एक्स प्लस एच एंड ग्रेटर देन एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये जो एक्स के लिए था वही अब आर ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक्स आर के लिए हो गया। क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में हमने ये देख लिया कि एक पॉइंट है आरएथ ऑर्डर जो इस पॉइंट के बीच में आ गया। अब अगर आरएथ ऑर्डर इनके बीच में आया है तो इस पॉइंट के पहले कितने लोग होंगे, यानी कितने वैल्यूज होंगी एक्स की जो इस एक्स के पहले होंगी, आर माइनस वन वैल्यूज। ये बात सबको क्लियर है? क्योंकि ये जो h होता है ना ये वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स होता है। तो x से x प्लस h के बीच में अगर r ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लाई कर रही है, इट मींस कि इस x पॉइंट के पहले r माइनस वन वैल्यूज होंगी, क्योंकि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। ऑर्डर मींस r कब आएगा, r माइनस वन के बाद। और अगर हम ये कहें कि इस x प्लस h के बाद कितनी वैल्यूज हैं यहाँ पर, यानी कितने रैंडम वेरिएबल है जो इस रेंज में लाई करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे n माइनस r, क्योंकि टोटल कितने हैं n और r यहाँ तक हो चुका है, तो बाकी बचे होंगे वो n माइनस r हो जाएंगे। तो हम अपनी इवेंट को किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि x के पहले रैंडम वेरिएबल की r माइनस वन वैल्यूज लाई कर रही है और x प्लस h से लेकर x तक एक वैल्यू है जिसको हम r कह रहे हैं, और इसके बाद कितनी वैल्यूज है n माइनस r। क्लियर? ये बात सबको क्लियर कि अगर r को x से x प्लस h के बीच में रख रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि r माइनस वन x के पहले है, एक r वाली के बीच में है और n माइनस r बाद में है ना? सब लोग बोलेंगे यस सर। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? होता क्या है ना, हमारा जो रैंडम वेरिएबल x1 से लेकर xn तक ही किसी न किसी रेंज में होता है, सपोज 0 टू इन्फिनिटी। तो अब आपस में ये वैरी करते हैं, कभी x1 छोटा कभी x2 छोटा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। तो ऑर्डर का मतलब होगा कि जो छोटा है वो पहले रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से। तो अब सबकी पोजीशन फिक्स है क्योंकि हमने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बना रखी। तो अगर कोई एक वैल्यू हमने ली थर्ड नंबर पे तो इसके पहले दो आनी है, और इसके बाद कितनी आएंगी
n-3, क्योंकि टोटल नंबर अगर हमें नहीं पता है तो हम n-3 लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे देखते हैं। सबसे पहली चीज कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में कोई भी वैल्यू, सपोज हमारे पास n वैल्यूज थी, तो ये n वैल्यूज में ऑर्डर में कोई भी वैल्यू कहीं पे जा सकती है, क्योंकि उसकी जैसी वैल्यू उसके हिसाब से हम उसको इनबॉक्स में फिल करेंगे। अगर सबसे कम है तो यहाँ करेंगे, उससे ज्यादा तो यहाँ फिल करेंगे। तो देयर आर फैक्टोरियल एंड मेथड्स, यानी ऑर्डर वैल्यूज को अगर हम ऑर्डरिंग कर रहे हैं तो कोई भी रैंडम वेरिएबल किसी भी पोजीशन पे जा सकता है। तो टोटल कितने तरीके हैं इनके आपस में वेरी करने के, फैक्टोरियल n, जिनमें से r-1 आपस में कितनी भी तरीके से मूव करें, बस r से नीचे रहे तो r की पोजीशन फिक्स रहेगी। आप लोगों ने इंटर में क्वेश्चन किया होगा, एक वर्ड है मिसिसिपी, आपसे कहा होगा कि इसकी परम्यूटेशंस बनाइए, तो आप क्या करते थे, पहले जितने टोटल लेटर होते थे करते थे फैक्टोरियल 7, फिर आपने कहा कि ऐसे 2 बार रिपीट हुआ है तो हम इसको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो रहा है, यानी टोटल n वेरिएबल अपनी पोजीशन फैक्टोरियल n तरीकों से चेंज कर सकते हैं, लेकिन r-1 जो r के पहले वो आपस में कैसे भी चेंज या फर्क ही नहीं पड़ता, बस वो r से छोटे होने चाहिए। और उसके बाद जो बाद वाले n-r हैं वो भी आपस में कैसे भी चेंज या कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात सबको क्लियर हो गई? क्योंकि r की जब हम प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे तो ये टर्म जरूर आएगा। अच्छा, इसके पहले हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 1/h को भी हम यहीं पे लिख लेते हैं और अपनी इवेंट को मल्टीप्लाइज करने जा रहे हैं, यानी इस वाली बात को जो भी हमने इतनी देर से एक्सप्लेन की है इसको कैसे लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे r-1 वैल्यूज ऑफ x, यानी रैंडम वेरिएबल की r-1 वैल्यूज लेस आर इक्वल टू x। ये सब इस पॉइंट x के नीचे रहेंगे। फिर दूसरी बात क्या लिखेंगे, 1 वैल्यू। 1 वैल्यू मींस जो rth है, 1 वैल्यूज लाई किसमें, x से x प्लस h में। कौन सी वाली, rth वाली। फिर क्या लिखेंगे, n-r वैल्यूज। ये क्या है, ये सारी की सारी ग्रेटर होंगी किससे, x प्लस h से। कौन सी वाली, जो यहाँ पर। ठीक है, तो rth x to x प्लस s के बीच में होगी। इस इवेंट को हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। अब इंडिपेंडेंसी का सीन है, तो आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-n n-r 1/h, और पहली वाली इवेंट को हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी r-1 वैल्यूज लेस आर इक्वल टू x, यानी x इज लेस आर इक्वल टू x और r-1 वैल्यूज। तो जब r-1 वैल्यूज के लिए हम सेम इक्वेशन बार बार लिखेंगे, इससे अच्छा कि इस पे पावर लगा देते हैं r-1। क्लियर? नेक्स्ट वाली को क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी rth। rth है x प्लस h के पहले और x के बाद, तो ये rth के लिए हो गया। इसकी पावर 1 रहेगी क्योंकि rth एक सिंगल वैल्यू है ना। इसके बाद आते हैं हम लास्ट वाली में। तो लास्ट वाली में क्या है, x इज ग्रेटर आर इक्वल टू x प्लस h। ये कितनी वैल्यूज के लिए, n-r। तो हम इस पे पावर क्या लगाएंगे, n-r, क्योंकि n-r वैल्यू जो x प्लस h से बड़ी है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी साथ में चल रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r-1 n-r 1/h। 1/h को भी हम छोड़ के रख रहे हैं, कहीं और नहीं लिखना इस वजह से। पहले वाले को देखें तो इसको हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, fx, और इसकी पावर कितनी रहेगी, r-1। दूसरी वाली वैल्यू को हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी rth लेस आर इक्वल टू x प्लस h एंड ग्रेटर आर इक्वल टू x, और हम h को इसके साथ ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाली को क्या लिखेंगे, लास्ट वाली है ये वाली वाली, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस fx प्लस h। सब लोग देखकर बताओ, इसको हम ऐसा लिख सकते कि नहीं, और पावर में क्या है, n-r। हाँ, ये वाली जरा बताओ, ऐसे जो हमने लिखी सबको समझ में आई है। ये ग्रेटर था, ग्रेटर किया तो क्या किया, ग्रेटर को लेस करने के लिए 1 से माइनस किया,
और जब लेस हो गया तो क्या बन गया CDF यानी fx प्लस h, तो 1 माइनस fx प्लस h पावर n माइनस r। क्लियर? हाँ, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो एक बार यस बोल दो, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हाँ आप लोग बोलिए। यस सर। ठीक है, अब हम लिमिट ऑपरेट करेंगे। तो पहले में h कहीं है नहीं, ये इंडिपेंडेंट है लिमिट से, हम इसे लिमिट के बाहर कर लेंगे। अब आपको पता है लिमिट अगर दो फंक्शंस fx और gx पे लगी तो दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस वाले फंक्शन में हमारे पास h है, इस पे लिमिट लगेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h प्रोबेबिलिटी xr x प्लस h। अच्छा, यहाँ xr मत लिखिए क्योंकि ये सिर्फ सिंगल वैल्यू है जो इसके बीच में r उसको नाम हमने दे दिया है, ऑर्डर में नहीं रहेगा, ठीक है, मैथमेटाइज हो चुका है। अच्छा, लास्ट वाली पे आते हैं। लास्ट वाली को क्या लिखेंगे? इसमें h है लेकिन h टेंडिंग टू 0 कराते ही ये सिंपल क्या बन गया fx, यानी हमने इस पे लिमिट ऑपरेट कर दी पावर n माइनस r। अब अभी जो ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था अगर उसको फॉलो करें तो ये क्या लिखा हुआ है, आप में से कौन मुझे बताएगा? व्हाट इज दिस? चलो मैं ऊपर चलता हूँ एक बार, आपको याद होगा, ये देखिए, ये मैंने ब्रैकेट में इसको पैक कर रखा है, fx स्मॉल fx। ये fx है ना, हम इसे स्मॉल fx पुट करेंगे और अब हमारा rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला डेराइव हो चुका है। और ये सही है या गलत ये कैसे पता चलेगा? तो हम अभी आपको दो प्रूफ ऐसे करके दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अभी भी मैक्सिमम और मिनिमम का तो निकाल रखा है ना। ये fx हो गया, चलिए अगर ये फॉर्मूला सही है तो यहाँ पर rth की जगह 1 पुट करने पर हमें मिनिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का PDF मिलेगा और rth की जगह पर n रखने पर हमें मैक्सिमम ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मिलेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर r की जगह पे n पुट कर देते हैं। rth मीन सबके लिए 1 to n, तो r की जगह अगर n रखते हैं तो यहाँ पर आ गया n। चेंजेस देखिए क्या होंगे, फैक्टोरियल n एज इट इज रहेगा क्योंकि हम r की जगह पे n रख रहे हैं, यहाँ पर आ गया n माइनस 1 और ये 0 बन जाएगा क्योंकि n माइनस n 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये देखिए क्या हुआ, fx r की जगह पे इनपुट किया तो ये n माइनस 1, इसमें कहीं r है नहीं, और इस वाले में अगर r की जगह इनपुट करेंगे तो पावर 0 मींस 1। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो n fx होल पावर n माइनस 1 इनटू स्मॉल fx। देखिए nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डेराइव हो गया, अभी ऊपर हमने इसको लिखवाया था कहीं पर, ये देखिए लिखा हुआ है, ये तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का, और ये बिल्कुल वैसे ही आया है ना। तो rth का फार्मूला इसलिए सही है कि nth का ये जो निकल कर आया था वही हमें फार्मूला डेराइव करवा रहा है ना। और अगर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें दूसरा वाला मिल जाएगा। तो r की वैल्यू 1 का मैं करवाऊं या आप लोग कर लेंगे? हाँ जी, जल्दी बताइए फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं करवा देता हूँ। फर्स्ट r की वैल्यू 1 पुट करनी है तो फैक्टोरियल n एज इट इज रहेगा। ये वाला फंक्शन क्या हो गया, 1 माइनस 1 फैक्टोरियल 0, और ये हो गया n माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। fx इसकी पावर क्या हो जाएगी, जब r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 1 माइनस fx, यहाँ पर r की जगह 1 पुट करने पर n माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो पूरा n हो गया, ये 0 हो गया, स्मॉल fx आ रहा है साथ में, और 1 माइनस fx रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो ये भी प्रूफ हो गया कि r से हम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का भी निकाल सकते हैं। क्लियर? अब इन्हीं ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से और क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे मीडियन का। अगर आपको ये बता दिया जाए कि x1 x2 डॉट डॉट x5 देयर आर 5 वैल्यूज, और आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीडियन, तो आप इनको ऑर्डर में अरेंज करोगे। ऑर्डर में अरेंज करते ही जो मीडियन होगा वो कौन होगा, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि देयर आर 5 वैल्यूज।
और थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स को हम आरएस से निकालेंगे और वही पीडीएफ क्या बन जाएगा, मीडियन का पीडीएफ बन जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आप लोग तैयार करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम एंड आरएच, और इसके साथ साथ आपको ज्वाइंट पीडीएफ का भी तैयार करना है। लास्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं। लास्ट यूनिट में कुछ टेस्ट हैं जिनको आप एज इट इज अगर आपके पास नोट्स हो तो तैयार कर लो। इस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एक बहुत ही वाइड टॉपिक है और इस पर कम समय में डिस्कशन कर पाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोग को मैं कुछ टेस्ट बोल रहा हूँ वो आप तैयार कर लो। देखो पहला तो काई-स्क्वायर, गुडनेस ऑफ फिट और कोलमो ग्रुप, इसमें दोनों में थोड़े से चेंजेस हैं। जो गुडनेस ऑफ फिट के टेस्ट हैं वो हमारे पास दो हैं, एक है काई-स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट और दूसरा है कोलमो ग्रुप सिमिलर। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में इसमें काई-स्क्वायर और उसका नाम नहीं दिया है ना, लेकिन आते हैं काई-स्क्वायर और कोलमो ग्रुप सिमिलर। 2 सैंपल और 1 सैंपल अलग अलग है। ठीक है, दूसरा आप इसमें जैसे एक मान विटनी यू टेस्ट, कुछ टेस्ट रैंडमली सेलेक्ट करके तैयार कर लो। बस मान विटनी यू, सुखात्मे टेस्ट, बस दो टेस्ट सफिशिएंट हैं जो आपका पेपर पार करवा देंगे। और किसी का कोई डाउट हो तो बोल सकता है। ठीक है, तो पेपर में एक बार और देख लेते हैं कि टेस्ट कैसे पूछे जा रहे हैं चौथे यूनिट के, और फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो बोल सकते हैं। देखिए कैसे टेस्ट है। डिस्क्राइब एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। एनी टेस्ट में क्या पूछा गया है, मान विटनी यू टेस्ट, मीडियन टेस्ट, सुखात्मे टेस्ट। इसका जो पहला पार्ट है उसमें पूछा गया द साइन ऑफ डेविएशंस। डिस्क्राइब द टेस्ट फॉर स्पेसिफाइड क्वार्टाइल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन of the continuous type taking into account the sign of deviation, the sign as well as the magnitude। एक में साइन लेते हैं, उसको साइन टेस्ट कहते हैं, और एक को विल्कॉक्सन साइन लैंग टेस्ट कहते हैं, उसमें साइन के साथ साथ मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो क्वेश्चन जो पूछा गया वो डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि आप साइन टेस्ट और विल्कॉक्सन साइन लैंग टेस्ट को एक्सप्लेन करिए, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन बनाया गया है। एक्सप्लेन वही करना है, साइन टेस्ट एंड विल्कॉक्सन साइन लैंग। तो कोई भी 2 से 3 टेस्ट आप इसमें तैयार कर लें और आपका ये पेपर जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल के पेपर के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे जिस दिन ये पेपर होगा। ये पेपर आपका 28 है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारी क्लास क्वालिटी कंट्रोल वाली 28 या 29 में किसी एक में, क्योंकि बीच में गैप अच्छा मिल रहा है हमें, लगभग 6-7 दिन का गैप है ना। यस सर, हाँ 28 के बाद यस सर, 6 दिन का। 4 जनवरी का है। तो हम 29 में 28 में जिस दिन भी मुझे टाइम मिलेगा मैं क्वालिटी कंट्रोल की क्लास को लेकर आप लोगों के लिए आता हूँ। और विश यू ऑल द बेस्ट। आप 28 की तैयारी करिए। अभी हमारे पास 24, 5, 6 3-4 दिन हैं जो इस पेपर के पहले हैं। तो किसी को कोई डाउट हो तो आप मेरे को यूट्यूब पे या फिर जो स्टैटिस्टिक्स बाय एसजी का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, और हम आपको उसके लिए लेक्चर या फिर क्लास ऑर्गेनाइज करके देंगे। तो ठीक है फिर सर एक पीवाईक्यू में एक स्टेटमेंट आया था, मुझे ये जानना है कि उसमें हम लोग क्या डेरिवेशन करेंगे। वो लिखा था कि शो दैट मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एनी लीनियर फंक्शन ऑफ वेरिएट्स विच इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बस यही लिखा था। ये बेटा गॉस-मार्कोव थ्योरम है। तो ये हमारे सिलेबस में कहाँ है सर? सिलेबस में गॉस-मार्कोव थ्योरम आपकी होनी चाहिए। जो जनरल लिनियर मॉडल चैप्टर है उसमें गॉस-मार्कोव होगी। आप मेरे को क्वेश्चन बता सकते हो कहाँ पे है, किस पेपर में, ताकि मैं देख के ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सर मुझे ईयर नहीं पता है, बट ये एक बार आ चुका है। उसका आप स्क्रीनशॉट भेज देना मेरे को, ठीक है? अगर हो क्वेश्चन तो अभी स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं तुरंत ही करवा देता हूँ। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो शायद ये वाला है, बी पार्ट। Question is so that in a multivariate normal distribution any linear function of the variate is normally distributed। अभी मैंने आपको बताया था ना y equal to cx वेक्टर। अगर हमने कहा कि वेक्टर x फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, p वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्सन मैट्रिक्स सिग्मा। अब हम इस वेक्टर x के लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज वेक्टर x। वेक्टर x इज अ matrix in which there are p component।
मीन्स हम पी रैंडम वेरिएबल को एक साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आपने पहला दूसरा लेक्चर यूट्यूब पे देखा होगा तो आपको पता भी होगा कि ये x1 x2 x3 हैं क्या और कैसे हैं, तो मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये पी रैंडम वेरिएबल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं। सपोज हमने एक मैट्रिक्स सी ले ली ऐसी, सी में हमने लिखा 1 2 3 4 और हमारे पास 4 रैंडम वेरिएबल थे x1 x2 x3 x4। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे हुआ, इस मैट्रिक्स को हमने सी कहा और इसको कहा x, तो सी एक्स वेक्टर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस 4x4 बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए क्योंकि जब भी कभी हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं यानी कॉलम में और रो में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर ये ए है तो हम इसे ए प्राइम नाम देते हैं, लेकिन सी पर तो ना प्राइम लगाया मैंने, ना ही ये बताया कि वो कॉलम या रो मैट्रिक्स है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके और कंपोनेंट्स को फिल कर देते हैं। इससे सी पर ये प्रश्न नहीं आएगा कि वो प्राइम के साथ है या विदाउट प्राइम है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 0 0 लिख देंगे। अच्छा, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में आपको ये बात पता है कि ऑर्डर मैटर करता है, यानी अगर ये 4x1 की मैट्रिक्स है तो इसको वही मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकती है जिसका जो लास्ट वाला ऑर्डर होगा वो इससे मैच करेगा। तो हमने एक 4x4 की मैट्रिक्स ले ली और उसको 4x1 से मल्टीप्लाई किया और हमें ये लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया। क्योंकि नीचे की एंट्री 0 है तो आगे मिलेगा क्या, सारे तो 0 मिलने वाले हैं ना। तो लीनियर कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक कांस्टेंट मैट्रिक्स सी लेते हैं x वेक्टर, और अगर x का ऑर्डर है p क्रॉस 1 तो हम इसको क्या करने की कोशिश करते हैं, p क्रॉस p करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लें और हमें लीनियर कॉम्बिनेशन भी मिल जाए। तो अगर आपको y इक्वल टू cx वेक्टर का प्रूफ रेडी है तो आपको ये क्वेश्चन समझ गया कि नहीं। अब कौन मुझे बताएगा कि इस वेक्टर y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर हम पूछें व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर y, वेक्टर y also follows p variant normal distribution with mean vector c mu and dispersion matrix c sigma c। याद है कि नहीं याद, किया है या नहीं बताओ। देखो हाँ ना में जवाब दो, अगर किया है तो, नहीं किया तो नहीं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसे जल्दी से। सर एक बार एक्सप्लेन ही कर दीजिए। इसको हम एमजीएफ से करेंगे, ठीक है। चलो देखो कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले अपने लिए क्वेश्चन जनरेट कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि वेक्टर x है, ये फॉलो कर रहा है p वेरिएंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वेक्टर म्यू एंड डिस्पर्शन मैट्रिक्स सिग्मा। अगर हम इस वेक्टर x का एमजीएफ लिखना चाहें विद पैरामीटर t तो क्या लिखेंगे, e रेज़ टू द पावर मीन वेक्टर म्यू प्राइम t वेक्टर प्लस 1/2 t वेक्टर प्राइम सिग्मा t वेक्टर। ये तो याद है ना आपको, इसको जरा मैच कर लो, ये सही है तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सही है ना। डेफिनेशन मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर t वेक्टर प्राइम x, ऐसे तो होता है ना। ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की डेफिनेशन है इन मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया वेक्टर y इक्वल्स टू cx वेक्टर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि y इक्वल्स टू cx क्या है। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर x। क्लियर। अब हमें वेक्टर y का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर y का एमजीएफ कैलकुलेट करेंगे और डेफिनेशन वही रहेगी जो एमजीएफ की होती है, e रेज़ टू द पावर t वेक्टर प्राइम y वेक्टर। क्लियर। y की वैल्यू हम यहाँ पुट करने जा रहे हैं, है ना। देखो जो एमजीएफ होता है आप याद रखना, इसमें अगर हम t को पहले लिखते हैं तो t पर प्राइम लगाते हैं और म्यू वेक्टर लिखते हैं, और अगर म्यू को पहले लिखते हैं तो म्यू पे प्राइम लगाते हैं। दोनों ही सही होते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी स्केलर होती है। स्केलर क्वांटिटी पे प्राइम लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी अगर हम इस पूरे पे पर प्राइम लगाएं तो हमें ये मिल जाएगा, और स्केलर है तो प्राइम लगा सकते हैं। तो दोनों ही आंसर सही होते हैं, ठीक है। किसी का अगर म्यू वेक्टर प्राइम टी वेक्टर आ रहा है तो वो भी सही है, और अगर किसी का टी प्राइम म्यू आ रहा है तो वो भी सही है।
बाद वाला ऐसा ही रहना चाहिए, बस याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अपने ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू पुट करेंगे। y वेक्टर इक्वल्स टू cx। व्हाट इज cx? इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर x। तो हमने y की जगह पे क्या पुट कर दिया, cx वेक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर t वेक्टर प्राइम c और x, यानी हमने x को अलग कर लिया रैंडम वेरिएबल को और इसको साथ कर लिया, लेकिन हमको उस फॉर्मेट में लाना है, फॉर्मेट ये, मतलब यहाँ पर जो उस पे प्राइम लगा हो और साथ में क्या हो, रैंडम वेरिएबल। तो इसको कैसे लिखेंगे इस फॉर्मेट में, हम इसे लिखेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ e रेज टू द पावर c प्राइम t वेक्टर, और इस पे क्या लगा दिया, प्राइम। इससे हुआ क्या, आप इसको ओपन करके देखो, c प्राइम t वेक्टर होल प्राइम। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, t प्राइम और c प्राइम प्राइम, इट मींस c। गॉट इट। मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, है ना। इसीलिए मैंने मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पहली क्लास में सिर्फ यही पढ़ाया था कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर a b होल प्राइम होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, b प्राइम a प्राइम। क्लियर है ना, ठीक है। तो e रेज़ टू द पावर c प्राइम t वेक्टर होल प्राइम, और यहाँ पर रैंडम वेरिएबल आ गया, यानी अब रैंडम वेरिएबल अलग हो गया और बाकी जो कुछ भी बचा उस पे प्राइम लगा हुआ है, यानी ये इससे मैच कर गया। तो बाकी जो कुछ बचा वो होता है हमारा पैरामीटर और ये हमारा रैंडम वेरिएबल, यानी डेफिनेशन ये हमारी मैच हुई। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, एमएक्सटी के फॉर्म में। अब हमारे पास रैंडम वेरिएबल x और जो पैरामीटर है वो है c प्राइम t वेक्टर, जो पहले सिर्फ t था। अगर इस फॉर्मूले से मैच करें तो यहाँ पर t है और यहाँ पर क्या है, c प्राइम t है, तो ये c प्राइम t आ गया। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, वेक्टर y का एमजीएफ निकाल लिया। वेक्टर y का एमजीएफ किसके टर्म में निकाला, x के टर्म में, और हमें x का एमजीएफ पहले से पता है, हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये हम इसको यूज करेंगे। कैसे, देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, e रेज़ टू द पावर म्यू वेक्टर प्राइम t वेक्टर, यही तो फॉर्मूला है, म्यू वेक्टर प्राइम t वेक्टर। तो t वेक्टर की जगह पे अब की बार हमारे पास ये पूरा है, इसको लिखना है, क्या लिखेंगे, c प्राइम t वेक्टर प्लस 1/2, फिर है t वेक्टर प्राइम, तो t की जगह पे जो है वो लिख दीजिए, ये t की जगह पे था और इस पे प्राइम लगा दिया। फिर सिग्मा आता है, सिग्मा लिख दीजिए, और फिर आता है t वेक्टर और इसकी जगह पे क्या है, ये। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा अभी वेक्टर y का। देखिए, e रेज़ टू द पावर, हम c प्राइम को म्यू प्राइम के साथ लाएंगे और इसको सीधे सीधे लिख देंगे c म्यू वेक्टर होल प्राइम। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकता है ये कैसे आया, मैं बता देता हूँ। दोनों पे प्राइम था, यही फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, ये वाला, ठीक है, प्लस 1/2। जरा इसको देखते हैं, इसका प्राइम ओपन करते हैं तो t वेक्टर प्राइम पहले आएगा और c प्राइम प्राइम मतलब c, फिर सिग्मा आ गया और c प्राइम t वेक्टर। अब ये आपकी बन गई मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ वेक्टर y। अब इसको जरा x के mgf से कंपेयर कर दो, आपको पता चल जाएगा। x के mgf को जरा देखते हैं ऊपर, जो t वेक्टर के कोफिशिएंट में है और जिस पे प्राइम लगा है वो है हमारा मीन। ध्यान देना जरा, सबको दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, ये t वेक्टर का जो कोफिशिएंट है और इस पे प्राइम लगा ये मीन है। तो सिमिलरली अगर ये y का mgf है तो t वेक्टर और जिस पे प्राइम लगा है ये मीन बन जाएगा y का, यानी y क्या फॉलो करेगा, p वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन c म्यू वेक्टर, और t वेक्टर प्राइम और t के बीच में जो कुछ होता है वो हमारी सिग्मा मैट्रिक्स होती है। तो इसकी सिग्मा मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, c सिग्मा c प्राइम। तो एमजीएफ की यूनिकनेस प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि जो y का एमजीएफ आया है वो डिक्टो x के जैसे आया है, केवल जो चेंजेस है वो क्या है कि पैरामीटर या कांस्टेंट चेंज हुआ है, और वही कांस्टेंट पैरामीटर्स जो हैं वो मीन और वेरिएंस को डिफाइन करेंगे। तो एमजीएफ की यूनिकनेस प्रॉपर्टी से द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x वेक्टर x which is vector y also follows normal distribution। क्लियर, हाँ बताओ बेटा, कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, सारी चीजें बोर्ड पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी से।
सर क्लियर है। क्लियर है ना? ये प्रूफ था एमजीएफ से, एमजीएफ से प्रूफ जल्दी हो गया। अगर यही प्रूफ हम जैकोबियन मेथड से ट्रांसफॉर्मेशन वाला लगा के करते ना तो ज्यादा टाइम लगता, और मैंने ट्रांसफॉर्मेशन से करवाया भी है, ठीक है। चलो और कोई डाउट? तो फिर हम क्लास को वाइंड अप करें। यस सर। यस सर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आप लोग पेपर दीजिए, फिर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, क्वालिटी कंट्रोल के लिए हम फिर से मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू। यस। ओके सर, थैंक यू सर।